इस विशेष श्रृंखला में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भारतीय चिकित्सा का इतिहास बहुत पुराना है, यानी वैदिक काल से है। औषधि शास्त्र, आयुर्वेद चिकित्सा और सर्जरी का उल्लेख और उसके प्रमाण हमारे ग्रंथों में मिलते हैं। अगर मैं किसी विशेष ग्रंथ की बात करूं तो सुश्रुत संहिता, जिसमें पहली की गई सर्जरी का या पहले ऑपरेशन का जिक्र है। तो डॉक्टर विनम्र जैन आज हमारे साथ हैं और उनसे आज हम बहुत अलग अलग विषयों पर बात करने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने शुरुआत की सर्जरी के बारे में, तो इसका इतिहास आप कैसे बताएंगे हमें? नमस्कार निर्जा जी। नमस्ते। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। इतिहास, जैसा आपने कहा कि सुश्रुत संहिता में पहला इतिहास दर्ज है जहाँ पर सर्जरी की गई, ऑपरेशन का इतिहास। उसके बाद क्रमशः ये आगे चलता चला गया जी। मॉडर्न सर्जरी जिसे कहते हैं, पहली सर्जरी, ऐसा बताया जाता है कि ये नाई के द्वारा हुई। अच्छा, मतलब बार्बर। हाँ, क्योंकि वो जो छुरा था ना, हाँ, उस्तरा सिर्फ उसी के हाथों में था। तो पहली बार डॉक्यूमेंटेड जो सर्जरी हुई जहाँ पर मनुष्य के पेट पे छुरा चलाया गया, हत्या के इरादे से नहीं, ऑपरेशन के इरादे से, वो एक बार्बर, एक नाई ने चलाया। तो हर सर्जन नाई को बड़े श्रद्धा से देखता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप ही तो हमारे जनक हैं जी। इसके आगे और आगे मॉडर्न साइंस जो है, मॉडर्न सर्जरी, उसके फादर कहलाते हैं जॉन हंटर साहब। जॉन हंटर साहब ये रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन इंग्लैंड के जनक हैं। रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन इंग्लैंड 15वीं शताब्दी में बना जी। और ये 17वीं शताब्दी में 17th सेंचुरी 30s 50s के आसपास जॉन हंटर ने इन्हें मॉडर्न साइंस का फादर माना गया, जिनने ये नए औजार और औजारों को बनाना, स्टेनलेस स्टील से बनाना, उनको धार लगाना, तरह तरह के औजार जो पेट में डाले जा सकें, और सर्जरी को एक नए आयाम में पहुंचाया। वाह। मुझे गर्व है कि मैं रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स इंग्लैंड का मेंबर बन गया हूं। ये वो संस्था है जिसने ऐसे ऐतिहासिक लोगों को जन्म दिया। वाह डॉक्टर साहब, मुझे तो आप पर बहुत गर्व है कि आप बाहर जाकर आपने पढ़ाई की, सफलता अर्जित की, और आप चाहते तो आप वहीं पर काम कर सकते थे, और आपके पास तो अब लाइसेंस है कि आप दुनिया भर में कहीं भी काम कर सकते हैं। बावजूद इसके आपने वापस आना ज़्यादा अच्छा समझा और आप लौटकर अपनी जड़ों की ओर आए। मुझे ये लगता है कि ये बात सभी युवाओं के लिए, या जितने भी लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि वो वहाँ ज़रूर जाएं, नई तकनीक का परिचय करें और लौटकर वापस अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए काम करें। ज़रूर, मेरी भी यही आग्रह रहती है हर युवा से। उन्हें मैं अपील करता हूँ कि उन्हें ऐसा लगता है कि जहाँ पर वो हैं वहाँ बेटर अपॉर्चुनिटी है, पर मैं समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटी अपने जगह पर, अपने एरिया में, अपनों के बीच में कहीं बेहतर है बाहर से जी। और ज़रूर एक बार उन्हें लौटना चाहिए और यहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ को टटोलना चाहिए, खोजना चाहिए। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि वो लोग भी इसी तरह से सफल होंगे जैसे मैं और मेरे जैसे अनेक लोग इस अपॉर्चुनिटी को पाकर सफल हुए। साथ ही उनसे मैं ये भी अपील करूँगा कि अपने मट्टी का कुछ कर्ज अदा करना ये भी ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं इतिहास की सर्जरी के या ऑपरेशन के, और जैसे आपने बताया कि पहला जो औजार इसमें इस्तेमाल हुआ वो एक नाई का उस्तरा था, और फिर धीरे धीरे उसमें तकनीक बढ़ती गई और नई चीज़ें ईजाद होती गईं, और धीरे धीरे आज के इस स्तर पर आ पहुंचा है ये साइंस या ये विज्ञान। तो हमें ये बताएं कि लेप्रोस्कोपी का आप क्या भविष्य देखते हैं, और जब आप लेप्रोस्कोपी से ऑपरेशन करते हैं तो कब मानते हैं कि हाँ ये ऑपरेशन सफल रहा? ये जो औजार वाली बात है, ये वो ओपन सर्जरी है जी। फिर साइंस ने ऐसा पाया कि ओपन सर्जरी में बहुत सारा चीड़-फाड़ हो जाता है, जिसकी वजह से अननेसेसरीली पेशेंट की मॉर्बिडिटी,
लोड बढ़ता है, जी। दर्द बढ़ता है, रिकवर होने में वक्त ज़्यादा लगता है। तो क्यों ना नई टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए और इस चीड़-फाड़ से इंसानों को बचाया जाए। तो लेप्रोस्कोपी जन्म ली, जिसमें स्कोप है, छोटे छेद हैं, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, मैग्नीफाइड व्यू है, बेटर लाइट है, लेज़र है, रक्तस्राव नहीं होने देती, इन्फेक्शन नहीं होने देती। तो साइंस ने पाया कि इससे सर्जरी एक नए आयाम पर पहुंच गई जी। और सर्जरी कराने वाले लोगों को इसका लाभ मिलने लगा। साइंस का काम है खोज करना, और साइंस और साइंटिस्ट इस बात के लिए संकल्पित हैं कि वो नित नए टेक्निक, नित नए फॉर्मूला और तरीके इजाद करें जो हमारे लिए बेहतर से बेहतर और बेहतर और बेहतर होते चले जाएं। जी। इसी क्रम में लेप्रोस्कोपी का अब फ्यूचर है रोबोटिक सर्जरी, ओह, और उसके भी आगे का क्रम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्जरी। आज के तारीख में हम बहुत सारा सुनते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो दिन दूर नहीं जब सर्जरी में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा। पर आज के तारीख में लेप्रोस्कोपी से एक कदम आगे रोबोटिक सर्जरी काफ़ी हद तक अपने आप को व्यवस्थित कर चुकी है, प्रतिपादित कर चुकी है। अनेकों सेंटरों में, अपने देश में, अनेकों सेंटरों में विदेशों में इससे ऑपरेशंस होने लगे। ओह, तो इसके मायने ये हुए कि आपकी जगह कोई रोबोट ले लेगा? ये गलत फहमी है। हाँ। रोबोट तो जगह नहीं लेगा, रोबोट हमें असिस्ट करेगा। अच्छा। चलाएगा इंसान, रोबोटिक सर्जरी के केस में चलाएगा सर्जन, मतलब उस रोबोट को चलाऊंगा मैं जी। मेरे इशारों पे वो काम करेगा और मेरे हाथों से बेहतर काम करेगा। उसके अंदर प्रेसिशन ज़्यादा होगा, वो और बेहतर अपनी साइंटिफिक आंखों से और बेहतर देख सकेगा, जिससे कि जो सर्जरी है इसमें कॉम्प्लिकेशन जी। कम से होते होते ज़ीरो एरर में चला जाएगा। वाह, यानी आप उस रोबोट को निर्देश देंगे जी कि इस तरह से काम करना है और वो करेगा काम। जी। क्या बात है। नित नई तकनीकें और विज्ञान की बढ़ती हुई खोज, इन सब चीज़ों से इंसान का जीवन ज़्यादा सुविधाजनक होता जा रहा है। बिल्कुल। और जब आप जैसे डॉक्टर्स हैं जो रोबोट को भी अपने इशारों पर नचाएंगे तो फिर क्या कहने। और ये भी मेरा संकल्प है जी। कि मैं रोबोटिक सर्जरी सीखूंगा, उसी के लिए मैं इंग्लैंड जाऊंगा और वहाँ से सीख के आके अपने ही शहर में लगाऊंगा, जिससे मेरे लोगों को, मेरे समाज को, मेरे एरिया को इसका लाभ मिले, और साथ में जो लोग आके इस लाभ को लेना चाहेंगे वो वेलकम है। वाह, ये तो वाकई आपके शहर के लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप अब भी यही सोचते हैं कि जो भी और नई तकनीक मैं सीखूंगा उसका फ़ायदा मैं वापस आकर अपने शहर के लोगों को देना चाहता हूँ। इससे बढ़कर कोई बात हो ही नहीं सकती। जी, ऐसी ही प्रेरणा ये जो है, ये कह लीजिए ये माता पिता की दी हुई प्रेरणा है। जी। अमृता मेरे माँ का नाम है, जिनके नाम से ये हॉस्पिटल मैंने खड़ा किया हुआ है। जी। उन लोगों ने भी अपनी सेवाएं इसी एरिया में 50 साल दी। ये उनकी प्रेरणा है जी। जिसे मैं, और ये उनका सपना है जिसे मैं पूरा करने में जुटा हुआ हूँ। जी, ये बहुत अच्छी बात है। और आमतौर पर ऐसा होता है कि माता पिता बच्चों के लिए सपने देखते हैं, और आजकल के बच्चे सोचते हैं कि ठीक है माता पिता का जो भी हो, हमें तो ये करना है, हम अपना देखेंगे। लेकिन आपके जैसे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं माता पिता के सपने को अपना सपना समझकर उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आपका वाकई हम फिर से अभिनंदन करना चाहते हैं। थैंक यू निजय जी। और एक बात मैं जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहब कि आप पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं, तो आपके पास जितने भी मरीज़ आते हैं जी, मुझे लगता है हज़ारों की संख्या में आते होंगे, जी हाँ। तो वो तो आपको दोस्त मानते हैं अपना। जब आपके पास आ जाते हैं
तो उनका डर, उनका वहम या उनकी जो गलतफहमियां होती हैं ऑपरेशन को लेकर, जी हाँ, वो सारी दूर हो जाती हैं आपकी बातों से, जी हाँ, और वो आपको अपने घर का सदस्य मानने लगते हैं। ये मैंने सुना है कई पेशेंट से, देखा भी है। जी हाँ, और हम खुद भी ये करते हैं कि जब डॉक्टर हमें अच्छी ट्रीटमेंट देते हैं तो हमारे लिए वो अपने घर जैसे हो जाते हैं। जी हाँ। तो ऐसे जब आपके पास अनुभव आते हैं, ऐसे लोग आते हैं, तो आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत खुशी होती है। मेरे पर्सनालिटी का एक ये रूप है जहाँ मैं अपने मरीजों से दिल से जुड़ता हूँ जी, और एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर और आपस में एक फ्रेंड होने का रिलेशनशिप बनाता हूँ। पर मैं अपने प्रोफेशनलिज्म को कभी नहीं भूलता। निश्चित रूप से, क्योंकि दोस्त होना, किसी मरीज़ को ट्रीट करना, उसके साथ की अपने जो उस वक्त तक के लिए जो आपकी रिलेशनशिप है, संबंध है एक डॉक्टर और मरीज़ का, वो उस समय दोस्ताना होना बहुत ज़रूरी है, विश्वास बना रहे इसलिए, जी, मरीज़ डरे ना इसलिए। जी। लेकिन जैसा आपने अभी बात की प्रोफेशनलिज्म की, तो उसको आप कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए, प्रोफेशनलिज्म को लेके बड़ी सारी भ्रांतियाँ हैं। जी, लोग, समाज ये समझता है कि प्रोफेशनल हो गए मतलब आप सूदखोर हो गए, मतलब आप सिर्फ पैसा समझते हो। पर प्रोफेशनलिज्म इज नॉट पैसा। जी, प्रोफेशनलिज्म का मायने होता है सबसे पहले कि प्रोफेशनल वो इंसान है जो अपने काम में कॉम्पिटेंट है, बिल्कुल, जो अपने काम में दक्ष है, जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, मतलब वो रिलायबल है, और जो अपने काम को एक हाई स्टैंडर्ड से करना पसंद करता है। जी, ये है प्रोफेशनलिज्म। बिल्कुल। और मैं इन सभी बातों का अनुकरण करने का प्रयास करता हूँ। वाह, बहुत अच्छे। और शायद इसीलिए कि आप इन सभी सिद्धांतों पर चलते हैं, इन बातों को आप अपने जीवन में अपनाते हैं, इसीलिए अमृता हॉस्पिटल को मध्य प्रदेश का बेस्ट हॉस्पिटल अवार्ड मिला है। और पर्यावरण के बारे में आप जागरूक हैं, और भी न जाने कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के हित में ऐसे प्रोग्राम्स चलाते हैं जिनके ज़रिए आपके पास आने वाले लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। तो पर्यावरण की बात चली है, तो आपसे जब मैं बात कर रही थी तो आपने किस जैकी श्रॉफ का कुछ एक जिक्र किया था, तो वो क्या बात थी, मुझे बताएं। नहीं, पर्यावरण का जब हम लोगों को ये अवार्ड मिला जी, पर्यावरण संरक्षण के लिए और बेस्ट हॉस्पिटल हाइजीन के लिए, हमें मध्य प्रदेश का बेस्ट हॉस्पिटल का अवार्ड मिला। जी, तो इस अवार्ड को लेने के बाद एक मन में ये जागा कि भाई अवार्ड तो मिल गया, अब हम इस अवार्ड को हमारे अंदर से, हमारे ज़मीर से क्या आवाज़ निकल रही। जी, सो ये हुआ कि भाई पर्यावरण के लिए हमें अवार्ड मिला है, तो क्यों ना हम पेड़ों को लगाने करने में अपना एक योगदान बढ़ाएं। जी, और इस सोच के साथ एक प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया जिसका नाम है नन्ही छाँव। जी, इस प्रोग्राम के तहत हमारे हॉस्पिटल में जन्म लेने वाले हर नवजात शिशु का हम स्वागत एक पेड़ से करते हैं। उनके माता पिता को वो पेड़ भेंट स्वरूप देते हैं और उन्हें आग्रह करते हैं, उन्हें निर्देशित करते हैं और उनसे अपील करते हैं कि इस पेड़ को वो लगाएं, अपने बच्चे के नाम से लगाएं, जी, और इस पेड़ को और बच्चे को दोनों को साथ साथ बड़ा होते देखें। साथ में उस बच्चे को इस पेड़ के प्रति एक प्रेम उसमें डेवलप करें, जिससे कि वो उस पेड़ के प्रति और अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक हो और उसके प्रति अपना उसका प्रेम जब वो बड़ा हो तो एक ओवरऑल एनवायरनमेंट फ्रेंडली उसके अंदर एक एटीट्यूड हो। जी, ये बहुत ही अच्छी पहल है। और आप जब बच्चा होता है तो उसे नन्ही सी छांव देते हैं, तो नन्ही छांव के साथ यही संदेश तो समाज को जाता है कि हम पर्यावरण का भी ध्यान रखें और साथ साथ अपने माता पिता के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति भी सचेत रहें, सजग रहें। कहीं ऐसा ना हो कि माता पिता ने तो आपको बहुत अच्छे संस्कार, आदर्श दिए हैं, लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं उनकी देखभाल में कुछ कमी कर दें। तो ये भी एक बहुत अच्छा संदेश आपकी ओर से जाता है इन सभी को।
और मैं बात कर रही थी पर्यावरण की आपसे, और आपसे जब हम बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि आपने बॉलीवुड के स्टार हाँ जी, जैकी श्रॉफ को बिल्कुल। कहीं सुना है। बड़ी अच्छी सी बात बताऊं कि हमने तो ये नन्ही छाँव चला दिया। जी। बाद में कहीं मैंने एक वही मीडिया में देखा कि जैकी श्रॉफ साहब आजकल जी। जहां पर भी जाते हैं, किसी के जन्मदिन में जाते हैं, किसी की शादी में जाते हैं, तो वो पेड़ लेकर जाते हैं जी। और कहते हैं भाई गिफ्ट मेरी यही है, और बेबाक होकर वो पेड़ को ले जाते हैं और लोगों के बीच में शादी में, अभी वो कोई हीरो की शादी जिनकी भी हुई, उसमें जाके उन्होंने बोला मैं कुछ और नहीं दूंगा, मैं पेड़ दूंगा, पेड़ लगा। जी, बहुत अच्छी बात है ये कि इस तरह अगर समाज के जो बड़े लोग हैं, जिनका नाम है, जिनको देखकर लोग सीखते हैं, वो अगर ऐसी कोई पहल करते हैं तो निश्चित तौर पर सभी लोग उनकी देखा देखी करेंगे और एक अच्छा माहौल तैयार होगा। बॉलीवुड की बात निकली है तो मुझे अचानक से एक फिल्म याद आ गई, मुन्ना भाई MBBS जो बहुत ही उम्दा फिल्म बन पड़ी है और कई चीज़ें सिखाती है वो फिल्म, और आपके प्रोफेशन के बारे में भी बहुत सारी बातें हैं उसमें। तो उस फिल्म में मुझे याद आ रहा है डॉक्टर अस्थाना का एक डायलॉग जो बोमन ईरानी ने उस कैरेक्टर को प्ले किया है। तो उसमें वो कहते हैं कि वैसे तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट डॉक्टर हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन जब बात आती है मेरे अपनों की तो पता नहीं क्यों सर्जरी करते वक्त मेरे हाथ कांपते हैं। तो आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या डॉक्टर बोमन ईरानी की तरह या डॉक्टर अस्थाना की तरह आपका अपना अगर कोई ऑपरेशन टेबल पर लेटा हो तो कहीं ना कहीं आपका विश्वास दिखता है या आपके हाथ ज़रा से कांपते हैं? जी नहीं, धड़कन जरूर बढ़ती है, हाँ, पर हाथ नहीं कांपे। और इसका प्रमाण है कि मैंने मेरी वाइफ जी, मेरी बेस्ट फ्रेंड, माय लव अनुपमा जी, उनका ऑपरेशन किया। मैंने अपने फादर का ऑपरेशन किया। अच्छा। मैंने अपने फादर इन लॉ का ऑपरेशन किया। मैंने अपनी सगी सिस्टर का ऑपरेशन किया। जी। मैंने अनुपमा की सिस्टर, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ, 2 सिस्टर इन लॉ का ऑपरेशन किया। जी। तो मतलब मैंने घर वालों के अनेक ऑपरेशन किए बिना हाथ कांपे। क्या बात है तो मुझे ये लगता है कि आप उस वक्त ये मेरे घर के सदस्य हैं या नहीं, ये मेरे लिए टेबल पर लेटे हुए एक मरीज हैं। ये है प्रोफेशनलिज्म। जी। जो लोग समझते हैं हाँ, वो नहीं, ये है प्रोफेशनलिज्म। करेक्ट। जहाँ पर आप कॉम्पिटेंट हो, स्किलफुल हो, रिलायबल हो और आप अपने काम में हुनरदार हो। जी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मरीज बनकर कौन लेटा है। बिल्कुल, यानी ये उस अर्जुन की तरह है जिसे सिर्फ और सिर्फ उस पक्षी की आंख नज़र आ रही थी, उसका रंग क्या है, वो कौन सी जाति का पक्षी है, बुलबुल है या तोता है, उससे उसे कोई लेना देना नहीं था, उसे सिर्फ और सिर्फ वो आंख नज़र आ रही थी। एक्चुअली अर्जुन की आंख का जो एक संदर्भ है वो बना ही इसीलिए है। हाँ। फोकस। जी। कहने का मकसद क्या है? अर्जुन की आंख का भावार्थ है आपका अपने काम के प्रति फोकस। जी। तो अगर फोकस आपका अच्छा होगा तो आपका काम भी सफल होगा। जी डॉक्टर साहब, तो यानी आप ये कहते हैं कि अर्जुन की आंख का मतलब है एकाग्र होना, फोकस होना और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना, वैसा आप करते हैं। तो मुझे ये भी बताएं कि आप किसी ऑपरेशन को सफल हुआ है ऐसा कब मानते हैं? मैं सफल मानता हूं उस ऑपरेशन को जिसमें ऑपरेशन का मकसद क्या है? ऑपरेशन का मकसद है आपको निरोग बनाना। जी। आपको कोई रोग है, जो रोग दवा गोली से ठीक नहीं हो सकता और उसमें ऑपरेशन लगता है। चाहे वो दवा गोली हो, चाहे वो ऑपरेशन हो, जी, दोनों का मकसद बहुत क्लियर है, आपको निरोग करना। जी। तो आपके दर्द को हटाना, आपके शरीर से उस बीमारी को गायब करना। तो जब आपका दर्द हट जाता है, आप निरोग हो जाते हैं, मैं उसे सफल मानता हूँ। वाह, बहुत अच्छे। तो आज डॉक्टर विनम्र जैन से जो बातें हुई हैं उसमें से बहुत सी चीज़ें हमने सुनी हैं, समझी हैं, और लेप्रोस्कोपी के विशेषज्ञ हैं आप,
शहडोल मध्य प्रदेश में अमृता हॉस्पिटल के संचालक हैं और एक बहुत ही उम्दा इंसान हैं। तो जब भी कोई परेशानी हो, कोई शारीरिक समस्या हो, आप बेहिचक डॉक्टर विनम्र जैन से संपर्क करें, अमृता हॉस्पिटल जाएं और अपने आप को फिर से ज़िंदगी की पटरी पर ले आएं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। डॉक्टर विनम्र जैन, आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू नीरज।